आज हम बात करेंगे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, पूर्व डायरेक्टर मध्य प्रदेश सरकार से। हम जानेंगे कैसे बीता उनका आरंभिक जीवन, उन्होंने आरंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की और किस तरह से वो गोरखपुर में स्नातक कर पाए और इलाहाबाद में उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान, कैसे सिलेक्शन हुआ उनका बैंक पीओ में और कब वो बने रेलवे में ऑडिटर और अंतोगत्वा मध्य प्रदेश पीसीएस में पीओ प्रोजेक्ट ऑफिसर पर चयन हुआ और बाद में एमपी पीसीएस में बने डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम। किस तरह की रही उनके सामाजिक जीवन में चुनौतियां, अफसर बनने के बाद किस तरह से उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया और अब रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन कैसा बीत रहा है और किस तरह के सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, पूरी जानकारी, पूरी बात श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जुबानी न्यूज 777 स्टार पर। बढ़िया है सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी आरंभिक शिक्षा कैसे हुई, किस तरह का परिवेश था? मेरी आरंभिक शिक्षा जो है मेरे ननिहाल में शुरू हुई थी। एक्चुअली क्या, पारिवारिक उथल पुथल के दौरान मैं ननिहाल में रहता था और वहीं से हमने पढ़ाई शुरू की। बीच में फिर कक्षा तीसरी या चौथी में हमको यहाँ लाया गया था। कहाँ लाया गया सर? यहाँ ननिहाल है सर? हाँ, ननिहाल हमारा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर होगा। कटहरा एक गांव है, कटहरा सुहागरा के पार। के बगल में। हाँ, तो वहाँ पर रहता था। वहाँ हमारी देख रेख हमारे मामा श्री लोग करते थे और उसके बाद जो है जब मैं यहाँ आ गया तब हमारे परिवार पकड़ी आ गए, लार क्षेत्र देवरिया के लार के पकड़ी में आ गए। फिर यहाँ जो है कक्षा से शिक्षा पढ़ाई कक्षा तीसरी से, और यहाँ जब हम पढ़ने लगे तो 5वीं के बाद हमें ओके स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन मिला था और उसके बाद हम हाई स्कूल की परीक्षा भी वहीं से दिए थे। ओके लास्ट में पढ़ते थे आप? एक बात जरूर थी कि मुझे पढ़ाई का देख करके कुछ टीचर प्रभावित हुए थे, तो 3 कक्षा हमको आगे नाम लिखाया गया था। 3 कक्षा का आपको प्रमोशन मिल गया? प्रमोशन कौन सी क्लास से कौन सी क्लास में प्रमोशन? हमें जैसे यहाँ आए तो तीसरी से लेकर के और सीधे 5वीं में कर दिया गया। 2 क्लास का गैप हो गया डायरेक्ट आपका। तीसरी से लेकर 5वीं, दूसरी से पढ़ रहे थे तभी उसके बाद तीसरी में एडमिशन लिया, लेकिन तुरंत फिर 5वीं में लेके चले गए। मैं आपको बताता चलूं कि श्री राजेंद्र प्रसाद जी आरंभिक समय में काफी कुशग्र बुद्धि के थे, जिसकी वजह से इसने प्रमोशन मिला। डायरेक्ट कक्षा 3 से कक्षा 5वीं ने ओके स्कूल, और उसके 5वीं के वहां से पास करने के बाद आप ओके स्कूल में 6th क्लास में मैं प्रवेश कर गए। हाँ। फिर क्या हुआ सर आगे? तो उसके बाद वहां पढ़ते रहे हम जो है, और जब मैं 10वीं का फॉर्म भरना था तो उस समय मेरे एज का जो है मामला उलझा। तो उस समय क्या एज लिमिट होती थी सर? उस समय 16 वर्ष का मिनिमम वो था। हाँ। बाद में अब 14-15 हो गया। हाँ, तो फिर उसके बाद से प्राइमरी स्कूल के टीचर जो है हमारा टीसी बदले फिर उसको, और फिर जाकर वहाँ जो मतलब 10वीं का परीक्षा देने को परमिशन मिला। क्या कि आपका एज बढ़ा दिया गया या कि? देखिए, जो बच्चों के जो एज जो है वो लिखने का प्राइमरी के टीचर के ऊपर उनका वो था, जैसे टीसी बना देते थे, जो लिख देते थे वही चल जाता था। वही मान लिया गया, आपको 16 वर्ष का कर दिया गया। तो वो जो है वहाँ से टीसी रिवाइज बना करके फिर वो दिए वहाँ। अब मैं 14 की उम्र में 16 के हो गया। हाँ तो फिर वहाँ से फिर जो हमारी पढ़ाई आगे की शुरू हुई। कितने % थे सर 10वीं में आपके? 10वीं में ज्यादा हमारा नहीं था, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, बिलो 50% था। उस समय तो 50% बहुत बढ़िया माना जाता था, और फर्स्ट डिवीजन ढूंढने से नहीं मिलते थे, तो वो उस समय का दौर जो 49-50 में बढ़िया माना जाता नहीं। एक और चीज बता दें कि एक तो करेला दूजे चढ़े नीम पे, ये भी रहता था। अच्छा। और कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि
पढ़ने का पूरा समय नहीं मिलता। अब अगर आप ये कह रहे हैं तो हम लोग जो है उस समय पढ़ते थे तो खेतों में भी काम करते थे। खेत में काम करना हाँ, पड़ता था। खेत में काम करते थे। हमने जो है सवेरे जगते थे, हमारे बाबा जो थे तो वो हमको हम लोग 3 लोग थे, हमारे बड़े भाई साहब रामजीत प्रसाद थे, वो भी बीडीओ से रिटायर हुए हैं, और मैं था, और एक और जो हमारे ब्रदर जो हम दोनों के बीच में थे वो नहीं पढ़े जो है, तो तीनों को जगा देते थे। हम लोग फावड़ा लेकर के खेत में जाते पहुंचते थे, हैं। जिससे आपका शारीरिक व्यायाम हो जाता था। हाँ, जो भी तगड़े है। वाला एकदम। तो जा करके और 9 बजे 10 बजे तक हम लोग वो करते, 10 बजे स्कूल जाना रहता था, 9 बजे तक जो है हम लोग ये काम करते थे। फिर दौड़ के आ करके नहा धो के हम लोग अपना बस्ता उठाते थे और चले विद्यालय। जाते थे विद्यालय। वहाँ से जो क्या होता था कि थोड़ा सा हम लोग फिर उसमें खेलने उलने का बड़ा शौक रहता था हमको, हम फुटबॉल बहुत खेलते थे। तो जब छुट्टी होती थी तो हम फुटबॉल खेलने लगते थे, वहाँ लेट हो जाता था उधर से आने। फिर आने के बाद से थोड़ा सा घर वाले भी बोलते थे कि अरे होता रहता है ये ऐसे ऐसे, मतलब जो अनुशासन करना चाहिए घर वालों को करते थे। फिर जो है आके घर जो है फिर हम लोग नहा धो करके या चाहे जो भी खा पी करके और जो है आराम करते थे, या और फिर जो है रात को पढ़ाई करते थे। इस तरह से दिनचर्या रहती थी हम लोगों की। और देखते देखते फिर जो है हमने हाई स्कूल पास करने के बाद फिर 12th भी पास कर लिया। 12th पास करने के बाद हमारे बड़े भाई साहब जो थे रामजीत प्रसाद, वो मेरे प्रति बड़ा मतलब वो सिंसियर थे एक तरह से, और वो जहाँ अपना एडमिशन कराते थे वहीं हमारा भी ले जाके करा देते थे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय का सामाजिक परिवेश क्या था? कभी आपको देखिए, ऐसा मतलब दलित होने का नुकसान तो नहीं उठाना पड़ा ऐसा नंबरों में, देखिए मार्क्स में, स्कूलों चाहे में सोशल परिवेश में, नहीं रहता तो था, सामाजिक छुआछूत इस तरह की कोई भावना तो नहीं नहीं थी रहता क्या था, आपके साथ? लेकिन इतना नहीं था। मतलब ऐसा था कि आप सामान्य आज जो व्यक्ति हम पढ़ लोग, सकता था। हाँ आज हम लोग जो फील कर रहे हैं, हाँ, हमें याद आता है देखिए कि जब हमारी पढ़ाई को ही देकर के, एक तो हमारा स्कूल मतलब क्लास टपाया गया था, तो अगर वो रहता तो हमको टपाया नहीं जाता, सही बात। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हम उस समय कितना अनुशासन रहता था। एक हम घटना बता रहे हैं कि फ्री में किताबें मिलती थी, फ्री किताब मिलती थी, हमको किताब मिल गया था। मतलब फ्री का दौर शुरू हो गया था, फ्री में किताबें मिलने हाँ, लगी थी हाई आपको। स्कूल ये प्राइमरी में, पांचवी हाँ, तो हमको 5वीं में किताब मिल चुका था। फिर जब नया लॉट आया था गवर्नमेंट से, तो हमसे ये पूछा गया कि आपके पास कौन सी किताब नहीं है। हमारे पास किताबें सब थी, लेकिन हमें हमारा मतलब इस तरह से वो बुद्धि का विकास नहीं था कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास सब था। तो हमको ये रहा कि भाई कौन सी किताब नहीं है तो हम क्या बताएं। तो उनके सामने हमने एक किसी किताब का नाम लिया था, गणित उड़ित के किताब का नाम बता दिए थे। पर किसी दूसरे बच्चे ने शिकायत कर दिया कि नहीं इनके पास तो है। तो हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, एक लार के चंद्रशेखर सिंह थे, टेंगरी मास्टर कहलाते थे। वो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, बाल्टी लेके चलते थे। तो उनको पता चला, वो हमको बुलाए और पूरे फील्ड में दौड़ा करके और मारे कि तुमने झूठ क्यों बोला। मतलब टीचर्स इतना सिंसियर होते थे बच्चों के प्रति कि देखिए आप झूठ न बोलिए, पढ़िए। तो ये स्थिति थी। तो हमें वो याद आता था एक वो कि हमने मार खाया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम फिर फेल नहीं हुए कहीं। दूसरी चीज, हम जो 8वीं में जब ओके में पढ़ रहे थे तो संस्कृत भी पढ़ाया जाता था उस समय। संस्कृत में एक रूप हमको याद करने के लिए दिया गया, मतलब सभी बच्चों को दिया गया था, और जगदीश पांडे करके टीचर थे, तो वो राम शब्द का रूप जो है याद करने के लिए दिया गया था। मैंने याद नहीं किया था और क्लास छोड़ करके मैं भाग गया था। तो जा करके मतलब उसी समय लार में बगीचे वगैरह नहीं लार में उसी समय सिनेमा हॉल चालू हुआ था। अच्छा। तो उसमें जाकर मैं बैठा था। फिल्म भी देख ली? हाँ, देख लिए। फिर उसके बाद जो है
दूसरे दिन जब मैं आया तो फिर राम का रूप पूछा गया। नहीं, राम का रूप पूछा गया। पहले तो ये पूछा गया तुम कहाँ थे, तो मैं क्या बोलूं। फिर उन्होंने कहा 25 डंडे का मुझे पेनाल्टी दी गई। 25 डंडे। अब वो डंडा कौन सा होता था, इतना मोटा रूल जो है कैलेंडर में टंगते थे नीचे, वो था। आपको तो पूरा राम का रूप नजर आ गया होगा। हाँ, तो क्या हुआ कि पंडित जी ने तो उठाया डंडा, कहा कि 25 डंडे मारेंगे। तो हम भी कहा आप तो बचने वाले नहीं है। तो हमने आंख बंद कर लिया और हाथ आगे कर हाथ दिया। दोनों आंखें ऐसे कर लिया था। अभी 1 या 2 डंडे मारे, तब तक प्रिंसिपल साहब ओके के जो थे मोहम्मद नसीम किदवई थे, और बहुत अच्छे मतलब प्रिंसिपल थे, जो है इंग्लिश और मैथ से शायद डबल एम में थे। वो वहीं बगल से वो निकले, तब तक देख लिए। तो आकर के पूछे पंडित जी क्यों मार रहे हैं, तो उन्होंने सारी बात बताई। गायब था राम का रूप, नहीं बताया इस छात्र ने। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप मत मारिए, इसको मेरे साथ भेजिए। अपने चेम्बर में ले गए और लगभग मैं समझता हूँ कि आधे घंटे तक समझाते रहे मुझे। हमारे गांव में एक रामपति प्रसाद थे, तो उसमें शायद बोर्ड परीक्षा में 10वीं पोजीशन थी कि कितना, मतलब टॉप 10 में थे। तो कहे कि तुम्हारे गांव के ही बच्चे इतना पढ़ने में तेज थे। हमारे खुद बड़े भाई साहब जो थे अच्छे मेरिटोरियस थे, वो भी रामजीत प्रसाद। तो कहे कि ऐसे गांव और ऐसे घर के होकर के और तुम इस तरह के करते हो। तो मेरे दिमाग में आया, अपनी गलती महसूस हुई, मेरे द्वारा गलती की गई है, गलती की गई है। और तब फिर जो है मैं कभी मतलब एब्सेंट नहीं हुआ, और हाई स्कूल पास कर लिया, 10th भी पास कर लिया। उसके बाद भाई साहब हमारा एडमिशन ग्रेजुएशन के लिए लेकर के गोरखपुर चले गए थे। गोरखपुर में नाम लिखा दिए थे, वहाँ पढ़ रहे थे। तो 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लिया सर आपने? नहीं, 12th के बाद हमारा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। हाँ, तो वहाँ भी स्थिति थोड़ी वो थी, क्योंकि गोरखपुर पहले से ही कुछ वहाँ की कहावतें कम नहीं, मतलब वो कुछ ऐसी किंवदंतियाँ थी कि वहाँ के बड़े बदमाशी होती है, और क्या कहते हैं वो भी सामना करना पड़ा। एक गोविंद बल्लभ पंत छात्रावास था, समाज कल्याण की तरफ से चलता था, उसी में हम लोग रहते थे। वहाँ कुछ बांस गांव के लड़के थे, हमारे भाई साहब से मिल गए। हाँ, उनसे किसी बात को लेकर के जो है टकराहट हो गई। टकराहट हुई तो फिर ये हो गया था कि उनको धमकी भी दे दिया गया। धमकी दिया गया तो हुआ कि अब क्या करें, अब जहाँ जाएंगे तो दोनों भाई जाएंगे। फिर हमने रात को गोरखपुर में रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए साइकिल से घूमते रहे कि कहीं ठिकाना मिल जाए। एक हमारे मतलब वो क्लासमेट ही था, अशोक राय करके, बिहार का था वो बंदा जो है, तो वो हमारा बहुत घनिष्ठ दोस्त था। उसने कहा कि अच्छा चलो अपन ढूंढते हैं। तो यहीं जो है ला रोड के आगे एक अच्छा पता नहीं कौन सा गांव है, ला रोड के आगे जो है मेन रोडवे है। तो वहाँ के एक सेल टैक्स में बाबू थे, राधे श्याम जी। राधे श्याम जी जो है उसके अशोक के माध्यम से हमको कहे कि ठीक है हम वो करते। तो उनके जीजा जी रेलवे में थे, उनके वो अकेले रहते थे, रेलवे क्वार्टर था, उसमें ले जाके हमको रखवा दिए लोगों ने। फिर वहाँ ग्रेजुएशन कर लिए वहाँ से पढ़ करके, और उसके बाद भाई साहब चूँकि पढ़ने में तेज थे, उनको एमए कर लिए। तो एमए किए। अच्छा, एक और पोजीशन हम बता दें कि हम लोगों के बीच में एक क्लास का अंतर था। एक ही क्लास का अंतर, डिफरेंस था। हाँ, मतलब एक क्लास मीन्स जैसे हम अगर 9th में पहुंचते थे तो वो 11th में चले जाते थे, ठीक है ना। तो एक क्लास गैप में होता था। तो इनकी किताबें हमको मिलती थी, इसी से पढ़ के हम आगे बढ़ते थे, माने हमको नई किताब नहीं लेनी पड़ती थी। अब जब वहां से हम लोग गए
तो भाई साहब इलाहाबाद रिसर्च करने के चक्कर में पीएचडी करेंगे तो चल दिए यहाँ नेट से। जेआरएफ हो चुके थे, हाँ? नेट जेआरएफ करके वहां चले गए इलाहाबाद। हाँ, वो मतलब जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद चल दिए। इलाहाबाद की तरफ बढ़ गए। तो वो अपने साथ मुझे भी ले गए। वहाँ हम लोग गए तो मेरा जो है जाकर के वहाँ एमए प्रीवियस में एडमिशन हुआ और वो अपना पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में हाँ दौड़ते रहे। उनका हो भी गया था, लेकिन पता नहीं क्यों जो है वो नहीं किए। तो और मैं वहाँ से एमए किया। उस समय तक स्थिति ये थी कि जो है परिवार का हमारे पिताजी जो रहते थे क्या कहते हैं नैनीताल में, किच्छा एक जगह थी, किच्छा नहीं उसका वहाँ प्रतापपुर गांव है, वहाँ रहते थे। तो प्रतापपुर गांव में जो है वहाँ रहते थे और वहीं हमारे चाचा जी रामजन्म प्रसाद वहीं रोडवेज के कंडक्टर थे। तो हम दोनों भाइयों का पैसा जो है चाचा भेजते थे। फिर भी मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता था, इसलिए कि पैसा हमारे भाई साहब के पास आता था और हम छोटे थे तो हमको जो आदेश मिलता था वही उस आदेश का पालन करना पड़ता था। फिर किन्हीं कारणों से जो बीच में भाई साहब से हमारी तालमेल बिगड़ गया। जब तालमेल बिगड़ा फिर तालमेल उसको समझौता कराने के लिए चाचा जी गए। पानी बरसा हुआ था, इतना कमरे में हमारे इतना पानी लगा हुआ था, पानी था। हाँ, और हम उसी में हम लोग रहते थे, मतलब हम रहते थे और भाई साहब अलग रहते थे। तो उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। तो आपको बता दूं कि मैंने ट्यूशन किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। भाई साहब ने पैसा देना बंद कर दिया। ट्यूशन कराना। ट्यूशन कितने का था? 25 रुपये का। अच्छा, 25 रुपये का ट्यूशन किया था मैंने, पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, अच्छा। 7 दिन तक मेरा ये रूटीन था। एक टाइम एक वहाँ पड़ोसन करके होटल था, ईश्वर शरण हॉस्टल वहाँ था इलाहाबाद में, तो उसी सामने उसका था। तो एक टाइम उसके यहाँ भोजन हाँ करते थे। और कई बार तो ये भी होता था कि जैसे दोस्त वगैरह हैं साथ के, तो वो चले तो उन्हीं के यहाँ कर लेते थे। अपनी बचत करने लगे हम किसी तरह से। और एक टाइम शुरू में तो समोसे खा करके जीवन, तब उस समय समोसा मिलता था 25 पैसे का। तो समोसे खा करके मैंने 91 के आसपास 25 पैसे का था। दिल्ली में भी 25 पैसे का 91 तो बहुत दूर था। 80 की बात बता रहा हूँ, 79 80 की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर हमारे चाचा जी आकर समझौता करे, फिर दोनों के किए। फिर कुछ दिन के बाद से जो है वो भाई साहब फिर हट गए। उनकी शादी हो गई थी। अच्छा। तो कुछ ऐसी भी जरूरतें पड़ गई थी कि जिसकी वजह से उनको कटौती का अलग तरीके से करनी पड़ती थी। अच्छा, तो फिर मैं जो हूँ अभी सिलेक्शन दोनों में से किसी का नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ था। और संघर्ष जारी था। आप कोचिंग पढ़ा रहे थे, हाँ, तो पीएचडी में इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन साथ में उनकी शादी हो जाने की वजह से पारिवारिक जिम्मेवारियां बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ सर उसके बाद? बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है सब। तो जो है फिर हमको हमारा एक मित्र था फूल सिंह, हाँ, ईश्वर शरण हॉस्टल में वो रहता था, क्लासमेट था। एमए हम लोग फिलॉसफी से किए थे। तो वो अपने साथ लेकर के चल दिया, हाँ, अपने रूम में शिफ्ट करा लिया था। तो वहाँ रहे और एमए भी कर लिए। उस समय हमने 3 एग्जाम दिए थे। देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस जब था तो हमने 3 एग्जाम दिए थे एक साथ, एमए का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, और एक जो है बैंक का जो है पीओ का, हाँ। तो जो है और यहाँ से घर से पैसा रुक गया था कि एमए कर लिए, अब हम पढ़ने का पैसा नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में ये होता है कि अब हम घर जाएं कि क्या करें। इलाहाबाद का एक अपना रेपुटेशन था कि जो है कि हम जो है इलाहाबाद जा रहे थे, ये सपना लेके जाते थे कि हम PCS IAS बनेंगे, कुछ बनकर आएंगे वहाँ। हाँ,
अब हमको यहाँ आने में तकलीफ होती थी कि जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। फिर भी हम वहाँ एक क्वार्टर लेकर के रहने लगे। बाद में क्वार्टर लिए थे तो वहाँ भी ट्यूशन करने लगे। और ट्यूशन करने के बाद से जो हमारे मित्र जैसे पारसनाथ प्रसाद एक हैं रजिस्ट्रार अभी थे, वो पहले पोस्ट ऑफिस में जो है क्लर्क हो गए थे। ये कभी आ जाते थे, उस समय 10 रुपया भी लोग सहयोग करते थे, बहुत था। तो ऐसे लोग करते थे तो हमारा टाइम ऐसे कटता जाता था। कोई ना कोई आता है तो हाँ, वो सहयोग कर और देता। एग्जाम 3 दिए हुए थे। एमए का एग्जाम रिजल्ट आ गया मेरे फिर, मतलब मैं पास हो गया। फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट नहीं आया था। बैंक का जो रिजल्ट आया, इंटरव्यू दे दिया था जा करके, और इंटरव्यू के बाद से फिर वो लिंगारान हो रहा था कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो मैं बैठा हुआ था कमरे में, तो एक हमारे ही जूनियर था, गाजीपुर का लड़का था, तो उसका पैर कट गया था जो ट्रेन से वहीं प्रयागराज स्टेशन पर ही किसी तरह जा रहा होगा तो कट गया था। तो बैसाखी पर वो आया, गर्मी का दिन था, दोपहर में मैं बैठा था, बैसाखी से वो आया मेरे पास, बोला कि सर आपका बैंक वाला क्या हुआ। सबको मालूम था कि भाई इस वजह इनकी जो परिस्थितियाँ, नहीं परिस्थिति इनकी बहुत नाजुक है और इनका तो होना ही चाहिए, मतलब सबकी उम्मीद थी कि हो जाए तो कष्टों से मुक्त हो। हाँ, तो जब उसने आके पूछा कि बैंक, तो हमने कहा आप क्यों पूछ रहे, तो कैसा भैया हम भी दिए थे बैंक का, तो मैं क्लरिकल का दिया था और आप जो है पीओ के दिए थे, तो वो हमारा तो हो गया, हम ज्वाइन कर लिए हैं। तो मुझे लगा कि लग रहा मेरा नहीं हुआ, तभी लेटर नहीं आया। हाँ, क्योंकि मतलब नहीं आया तो नहीं आया, इंटरव्यू दे दिए थे। तो जो है फिर मैंने निकाला एडमिट कार्ड और वहीं फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया कि साला इसमें भी नहीं हुआ। फेंक देने के बाद दूसरे दिन मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि यार रिजल्ट देखना चाहिए। तो एक डॉक्टर रवि भारती करके थे वहीं पर, ये अच्छा रोल नंबर लिख के रखे थे कि नहीं कहीं? नहीं, फाड़ के रोल नंबर नहीं नोट करके रखे थे, वो भी चला गया था। लेकिन हमने कहा चलिए, तो रवि भारती से मैंने गया, वो उसमें CGHS जो नहीं होता है उसमें डॉक्टर थे वो। तो मैंने उनके घर गया, वो मुट्ठीगंज में रहते थे। शाम को इस समय मैं गया, मैंने कहा, अब वो 1 महीने पहले डॉक्टर ज्वाइन किए थे, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें रिजल्ट देखने चलना है बैंक का, और जो है आप कुछ पैसा दे दीजिए। तो उन्होंने 26 या 27 तारीख था, क्या कि आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, 1 महीने में तो हुआ नहीं और अब महीना का आखिरी है, वो क्या उन्होंने खूब मतलब ऐसा सुनाया, तो मैं दुखी होकर वहां से चल दिया। वहां से पैदल मुट्ठीगंज से और कंपनी गार्डन के बगल से आ रहा था, बगल में एक मजार था, आप गए होंगे इलाहाबाद तो देखे होंगे, मेडिकल कॉलेज से आते हैं तो कंपनी गार्डन जो है उसके बीच में थोड़ा सा ऐसे करके एक मजार था। टाइम काफी हो गया था, करीब 7:30, अंधेरा हो रहा था। तो मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ, तो मैं मजार के पास जाके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि बाबा मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं आपको चादर चढ़ाऊंगा। आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा, कहाँ से कैसे मैंने गुजरा। तो इतने आप दुखी थे कि आप, हाँ, ये भी और भी प्रयास कर लिया, लालच दे दिया आप सीधा बाबा को। और बाबा के पास से फिर हम आ करके जो है बिना खाए अपने कमरे में सो गया था। तो सवेरे 5 बजे डॉक्टर रवि भारती, उनके पास वेस्पा वो छोटी वाली लूप नहीं थे डीजे सुपर, तो वही थी, तो बुड़ करके तो वही गाड़ी थी। तो आए खड़ी की, तो मैंने कहा कि आवाज सुनाई थी, फिर कहे कि अरे भाई साहब चलिए चलते हैं, आपके रिजल्ट देखने हैं, ट्रेन से चलना है। तो हमने कहा कि जो है, पहले दिन तो गरमा रहे थे और अभी खुद ही आ गए, चलो रिजल्ट देख लेते हैं। मतलब उसी रात को गरमा रहे थे, सुबह आ गए। तो हमने कहा कि आप क्या मजाक करते हैं कि जो है रात को कह रहे थे ऐसा और कर, अरे नहीं चलिए ट्रेन लगी हुई है जो है वो,
और उन्हीं के स्कूटर पर हम लोग बैठे गए मेन स्टेशन, और स्कूटर को खड़ी किए उन्होंने, उसमें पार्किंग में बैठ गए हम लोग ट्रेन में से बिना टिकट के। और चल विदाउट दिए। टिकट बैठ गया आप लोग? हाँ बैठ गए हम लोग, चल दिए। अच्छा, इलाहाबादी छात्र थे ना आप हाँ। लोग? टिकट कौन पूछता है? तो ये बात भूल रहा था मैं। हाँ, तो जब वहां से गए हम लोग देखने के लिए, तो अब वहां कैसे पता चले, रोल नंबर तो पता नहीं था। तो जो वहाँ एडमिन देख रहे थे, तो उनसे जाकर मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं इंटरव्यू दिया था, मेरा देखिए रिजल्ट है क्या। तो उन्होंने अपने पीए को, एक लेडी थी, उसको बुला के कि जरा इनका राजेंद्र प्रसाद के देख लीजिए है क्या। तो मैं गया तो नाम पूछी, फिर जो है देखती रही, फिर कह दिए कि जो कि नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं है। तो फिर दुखी होकर के, ये था कि नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट चिपका हुआ था। अब वहाँ अब पीओ की पोस्ट टोटल उस समय निकली थी, तो वो शायद 54-55 पोस्ट थी। तो हम आकर ऐसे देख रहे थे। आज भी मुझे नंबर, अपना रोल नंबर याद है, वो 664 नंबर था मेरा। 664? हाँ, 664। जैसे देखे नंबर दिख गया, पता लग गया कि ये तो मेरा ही है। नहीं तो देखिए, तो अंदाज से अभी हम कह रहे हैं ना। हमने कहा कि वो भी 6वें नंबर पर था। तो एक डाउट भी हो कि ऐसे कैसे हम बैंक के पीओ में मेरिट ऐसा 6वें। हाँ, तो फिर हमने डॉक्टर साहब से कहा, अरे डॉक्टर साहब यही मेरा रोल नंबर है। तो वो भी कह रहे हैं कि क्या मजाक करते हैं, रोल नंबर फाड़ के फेंक दिए हैं, कह रहे हैं कि यही है। मैंने कहा नहीं देखिए ना। तो फिर हम लोग गए पूछने के लिए, इस रोल नंबर का आके जरा देखो आप इस रोल नंबर का क्या है। तो उसने फिर पलटी, तो कहे कि आपका एड्रेस क्या बताए थे। तो हमने यहाँ का बताया था, गांव का। तो कहते इसमें तो हॉस्टल का इलाहाबाद का पता है। अब वो गांव के पते से देख रही थी। तो हमने कहा वो भी तो हमारा ही पता है, उसी रूम का हम हैं स्टूडेंट। कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, मैंने बताया। तो कही कि तो आपका तो सिलेक्शन हो गया है, आपका तो ज्वाइनिंग लेटर बन रहा है। आपको बड़ी खुशी मिली होगी जब पहला ज्वाइनिंग लेटर बैंक पीओ का मिला आपको। अरे आप ये समझिए कि इतनी खुशी मिली मुझे, चक्कर आने लगा कि मैंने, डॉक्टर साहब भी उछल गए एकदम से। और डॉक्टर साहब फिर गए, अब मिठाई की लड्डू की दुकान पर 2 केजी लड्डू खरीदे के एक इलाहाबाद में चल के बांटेंगे, एक बैठ के खा लिए। वही खा के खत्म, सबको खिला दिए। फिर हम लोग ना जो है वहां से चले। उसके बाद से 1-8 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आया। फिर हम आए घर पे कि हमारा बैंक में हो गया था। तो उस समय हमारे एक चाचा बैंक में वो थे, क्लर्क थे। वो भी थोड़ा सा मेरे पर मतलब मजाक में बोला करते थे कि अरे ये इलाहाबाद में कुछ नहीं करेगा, ये गया है, जो है चाचा को मिसगाइड करते थे। परंतु हमने एक बार कहा था इनसे कि आप तो बैंक के क्लर्क बने, हम बैंक के अफसर बनेंगे। अब मैं बन ही गया। तो फिर जो है आगे पूछे चाचा, हाँ कैसे हैं आप? नहीं, तो खैर मैं इतना नहीं किया। मैं चाचा को बताया, चाचा हमारे फिर गए कपड़े वपड़े खरीदे। लेकिन एक बात फिर आ गई कि 2500 रुपया उसमें सिक्योरिटी मनी जमा करना था, ट्रेनिंग का। हाँ, पहले प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग होती थी, तो जमा करना पड़ता था। तो अब पैसा फिर नहीं, ये भी चाचा भी हाथ उठा रहे थे। हमारे पिताजी जो है गए और एक भैंस पाले हुए थे, उस भैंस को कुछ पैसे में उसको बेचे, और कुछ पैसा हमारी माँ का कुछ जेवर था वो ले जाकर के वहीं रोडवेज का वो था, स्वीपर था, तो वो कहीं ले जाके किसी के यहाँ वो दिलवाए। तो वो दोनों पैसे ले करके मैं जाकर ज्वाइन किया। और ज्वाइनिंग कहाँ मिली थी हमको, सीधे मिर्जापुर में, वो एकदम बिल्कुल वो रेणुकूट जो है, उसके बाद दुद्धि एक तहसील है, वहां पर मुझे है। इतनी दूर ज्वाइन करा दिया। हाँ, तो अब जाने के लिए अब गए, यहाँ से जा रहे थे। वो भी इंटरेस्टिंग था कि जो है मैं पहली बार जा रहा हूँ, हौसले तो थे ही। वहाँ गए तो किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, और वो दुद्धि तहसील का एकदम बिहार का बॉर्डर, वो छोटी सी ब्रांच में भेजा गया था। तो जो है पूछे कि आप कहाँ जाएंगे, तो मैंने बताया कि यार वहाँ तो कहे कि आप ऐसा तो नहीं है कि बैंक में ज्वाइन तो करना नहीं है। सबको मालूम था कि कोई अधिकारी आ रहे हैं बैंक में ज्वाइन।
एक ग्रामीण एरिया था वो तो हमने कहा हाँ, तो लोगों ने गाड़ी में बैठा कर ले गए और वहाँ पर ले जा कर के मैं ज्वाइन किया। जैसे मैं ज्वाइन किया उसके तीसरे दिन जो ब्रांच मैनेजर थे वो दलसिंगार सिंह थे, तो उनको हार्ट का ऑपरेशन कराना था, उनको छुट्टी मिल गई, वो चले गए हार्ट ऑपरेशन मौका करा। मिला उन्हें और भाग लिए हाँ, कि भाई और एक आ गया अब बंदा हाँ, जो अब चार्ज मैं ले लेगा एकदम यहाँ। रॉ हैंड था और ब्रांच का मैनेजर बन गए, मैनेजर बन बैठा। चार्ज मिल गया वहाँ पे। हाँ, और उसके बाद ये डर लगे कि क्या करें, लोग बाग लोन के लिए उस समय बहुत क्रॉप लोन चलता था और इस तरह के जो है ये रूरल डेवलपमेंट वाला जो है बहुत चलता था, कालीन का, गोटरी का, ये सब का। तो लोग कहे तो हम क्या, डर लगे हमको। तो वहाँ बाबू जो था मेरे राकेश श्रीवास्तव, हाँ सर आप डरिए मत, वो मिर्जापुर का था, डरिए मत, आप करिए और चाहिए तो आप परमिशन ले लीजिए, है ना, ऊपर परमिशन से। ऊपर से लेते जाइए और हाँ, काम करते रहिए। तो ऊपर से ये हुआ कि अगर कर सकते हो तो कर लो। हम्म। मैं एरिया मैनेजर, कागजों में अगर ठीक दिखे तो उनका लोन करते चलिए तो आप। वहां से ऊपर से ये हुआ कि कर सकते हो तो कर लेना। तो उसने बाबू ने बोला कि साहब आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप हम सब बताते हैं। छोटी ब्रांच में क्या रहता था, 3 का स्टाफ था, 4 का स्टाफ था, एक चपरासी था, एक बाबू वो था, और एक बैंक का जो लोन वगैरह का सुपरवाइजर होते थे या असिस्टेंट कहलाते थे वो था, और एक मैं था। तो जो है वहीं ब्रांच के बगल में ही उसी में एक कमरा था, उसी में मैं रहने लगा। तो जो है अब धीरे धीरे काम शुरू किया। ऑडिट आया तो ओके कर दिया कि ये तो अच्छा काम कर रहा है। तो फिर वहां से उठा करके एक गैपुरा जगह था वहां पर ट्रांसफर हो गया, मतलब इलाहाबाद के थोड़ी पास में। वहां गया तो मुझे एक 0.2 पैसे का एक डिफरेंस बहुत दिनों से जो वो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा था, वो मेरे सिर पर पड़ा। अब उसको हम भी कर, संयोग से जो ऑडिट करने वाला था एक विनोद कुमार करके हमारे मित्र ही था, जो इलाहाबाद पढ़ा था, तो पहले उसका सिलेक्शन हो गया था। तो वही आया हुआ, तो वो आज रिटायर हो गया, डीजीएम होकर रिटायर हुआ वो। तो वो आया था, तो जब कहा यार आप हो तो हम वो 2 पैसे का पकड़ेंगे। रात भर पूरी सब्जी बना के वहीं खाए सब ब्रांच में। अब पकड़ते पकड़ते गया तो लोन अकाउंट में पहले किसी ने दिया था, तो इंटरेस्ट लगाने में 2 पैसे का हेरफेर कर वो दिया। पकड़े, नहीं तो पूरे लेजर काला हो गया था, खींच खींच करके उसने पकड़ा और उसको सही कराया। उसके बाद हमने कहा यार कि मतलब है तो रिस्क। और वहां एक सामाजिक कार्य मैंने किया। एक सामाजिक कार्य आपको देखिए उस जगह पर रहते हुए मैं बता रहा हूँ कि एक रमाशंकर यादव करके चपरासी वहां था। रमाशंकर यादव ने बताया कि साहब एक वो यादव परिवार का ही था, एक जो मजदूर था, बहुत गरीब था, उसकी एक लड़की थी शादी करने के लायक, लेकिन पैसा नहीं हो पा रहा था कि करें। उसने बताया कि साहब ये लोन के लिए अप्लाई किए हैं, और जब ये आते हैं लोन के लिए तो जिनके यहाँ काम करता है एक ठाकुर है गुलाब सिंह, तो गुलाब सिंह के यहाँ काम करता है। गुलाब सिंह आते हैं अप्रोच करने, जब ये चले जाते हैं तो आके मैनेजरों से कहते हैं कि अरे कहाँ से देगा लोन, और उसके निरस्त करा देते हैं। हमने कहा अच्छा ये बात है। हमने कहा चलो मैं रिस्क लेता हूँ। और मैंने क्या किया कि कह रहे कि ठीक है तुम गुलाब सिंह को उसे बोलो कि बुला के लाएगा, लेकिन अभी नहीं, इसकी पूरी फाइल बनना निकाल। एक दिन पहले फाइल बुलवाया, फिर वो काहे के लिए वो जो है दिया था, एक्का तांगा के लिए दिया था। तो हमने कहा कि एक्का तांगा के तो कर देंगे, और जो है तो उसने कहा नहीं साहब एक्का तांगा करेंगे तो हम तो आएंगे वहाँ से जो है मिर्ज़ापुर से गैपुरा तक, तो इधर फ्री में बैठ के आएंगे सब, हमको देंगे नहीं पैसा। तो फिर तो क्या साहब ऊँट कर दीजिए, ऊँट हम रेत ढोएंगे। अरे ढोएंगे हम, हाँ, ऊँट पे हमने कर कहा दे। उसको क्या है फार्म भरा हुआ के ऊँट करा दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है तुम अपने गुलाब सिंह को कल बुला के शाम को ले आना, दिन में नहीं शाम को लाना। तो शाम को वो जो है ले आए। मैं तो पूरा पहले ही से सब ठीक कर दिया था, कर के रख लिया था। गुलाब सिंह है, अरे साहब ऐसा है कि जो है ये बेचारा गरीब है और वो इसका लोन नहीं हो रहा है, इसका लोन कर दिया। हमने कहा ठाकुर साहब आपने तो पहले बताया नहीं। तो कहा कि नहीं नहीं मैं अब बता रहा हूँ ना। तो फिर जो है अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं कर दूंगा।
क्या ठीक है, उसका फौजदार नाम था वो। तो उसको बोले कि फौजदार ठीक है और हम बात कर लेंगे, तुम जाओ, है ना। तो जब जैसे वो गया तो हम भी उठ के साइकिल से चलते थे। तो हम भी कह के ठाकुर साहब ऐसा है कि कल मिलेंगे अपन। अब वो अपनी आगे की बात कुछ कर कह रहे नहीं थे, पाए। उससे हाँ। पहले आप चल दिए वहां हाँ, से, इसलिए ताकि भाई आप ही के कहने पे हो पाया है। तो जो है ना, चला नहीं के तो, दिखाई आपने। और मैंने उसी तरह से शाम को बुलाया था कि हमको दिन में मौका ना मिले उनको। हाँ। और मैं उठ के चल दिया, कहा कि कल आइएगा। अब वो क्या कहे, हाँ, तो मैं कल रात आया। भर बेचैनी रही होगी हाँ, ठाकुर साहब को। तो अब आकर जब बैठा दूसरे दिन ब्रांच में, तो 10:30 11 बजे ब्रांच जैसे खुली थी, तो 11 बजे 11:30 बजे वो सवेरे आए। क्या कि साहब वो लोनवा उसका हो गया। तो हमने कहा क्यों? क्या कि साहब अरे मैं इसलिए कहने आया कि कहाँ से देगा, जो वही बात फिर उन्होंने रिपीट किया। तो हम भी वो किए कि अरे ठाकुर साहब ये तो बहुत गलत हो गया। क्या हमने सुबह ही आकर के यहाँ से सैंक्शन करके और हेडक्वार्टर भेज दिया। तो करेंगे अरे ऐसा कैसे हो गया। हमने कहा अच्छा देखते हैं, हेडक्वार्टर से नहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो रुकवा देंगे। हाँ हम देखते हैं, करते हैं कुछ। और उनको हटा दिया वहां से, मामला सॉल्व कर दो। हाँ तो साल तो अब देखिए, अब चूंकि मवेशी जो मेले लगते थे उसी में से ऊँट खरीदना था। अब वहां जाकर उसने मिसगाइड किया कि अरे ऊँट कोई नहीं देगा, वो आकर हमारे पास आ गया कि साहब ऐसे वो मना कर रहा है। तो हमने कहा कि अच्छा कहे कि वो मेले में जो ऊँट है वो सब ठोकर लग जाए, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, तो हमारा तो सब वैसे रह जाएगा। तो हमने कहा तुमको इस एरिया में जहां ऊँट मिले वहां से ले आओ, ले आओ। अब मेले से जो, क्योंकि बैंकों से ही मेला लगता था वो, तो सभी बैंक के जितने थे वहाँ 5-6 स्टेट बैंक था, कोऑपरेटिव बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक था, मेरा बैंक था, और 4-5 बैंक थे वहाँ। लगभग सब वही गैपुरा स्टेशन के पास ही रहते थे सब, मिले जुले, एक छोटे जगह था। तो बुला करके सबसे मैंने पूछा कि देखो यार ऐसे इश्यू है, और मैं ये मवेशी मेले वाला जो है अगर वो करेगा तो सबकी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा अरे बिल्कुल अपन नहीं वो करेंगे, उसका एक भी नहीं करेंगे। तो उसको बुला कह दे कि देखो अगर तुम बिल बनाए इसका ऊँट का उसको लेकर के, तो तुम्हारे मेले का तो हम सत्यानाश करा ही देंगे। तो उसने कहा अरे साहब ऐसे, तो फिर उसने टालमटोल हाँ बनाई, नहीं बनाया पहले जो है। तो और मैं वो जो जहाँ से ऊँट खरीद के लाया था उसको शायद 10 दिन का टाइम दिया था कि उसने कहा नहीं, वो आया था साथ साथ, हमने कहा 10 दिन में तुमको पैसा पेमेंट कर देंगे। आज 10 दिन लिंगर ऑन करना चाह रहे थे। और ब्रांच जो थी वो ब्रांच तो एक मिश्रा जी के मकान में थी, वो खाते थे, इतना टीचर थे और बहुत पहलवानी टाइप करते थे, मोटी बुद्धि का आदमी था वो। तो हमने कहा क्या करें, और उस दिन एकदम से आ गए 10 दिन बाद। और ऊँट जो है हमने कहा ऊँट ले आकर तुम बैंक के सामने बांध देना, बांध दिया था। बोले वो आ गए, उसके हिसाब पैसा हमको चाहिए, अब कैसे करें, सैंक्शन ये जो है वहाँ से अप्रूवल आया नहीं था जो है। तो मिश्रा जी को मैंने बुलाया, और मैंने फिर यहाँ भी अपना थोड़ा सा चलाया। मैंने कि मिश्रा जी ये बैंक का, ये आपके मकान में बैंक है और ये बैंक की इज्जत की बात आ गई है, ये क्या है साहब। और वो संजोग से गुलाब सिंह से उनकी ऐसे चलती थी। हमने कहा कि ये ऊँट खोलने आ गए हैं सब, और वो जो है पैसा इसको चाहिए, उसको 6,000 रुपया या ऐसे कुछ का था उनको। तो कहे कि आप लिए ना, आप बैंक पैसा तो आप ही के खाते में आप ही के बैंक में है, आप ये लीजिए विड्रॉल लगा के दे दीजिए। हाँ तो हमने कहा नहीं ऐसा, पूरी कहानी समझाने के बाद हाँ तो कहे कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आप भर लीजिए इसको। और 6,000 उसको दिया, उसको भगा दिया। अब उसको ऊँट रेत नहीं लादने दिए, फिर वहां भी मुझे इंटरफियर करना पड़ा। मैंने कहा कि इस तरह का सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, तो सामने दिखाया जाता था कि मैं आपका समर्थक हूं, लेकिन वास्तव में उसकी मदद नहीं की जाती थी। तो ये दलितों को वहां आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जहां पे आपने मिर्जापुर मिर्जापुर की घटना। उसके बाद से जब हमारा वहां से फिर मुझे रहने की इच्छा नहीं थी, फिर ऑडिट में भी रिजल्ट आ गया मेरा, तो सीनियर ऑडिटर पर मेरा हो गया था। ज्वाइन कर लिए, नहीं तो इसको छोड़ने जा रहे थे, उसको पता चल गया था, तो बेचारा आकर के पैर पर गिर गया था। हमने कहा नहीं हमको जाना है,
मैं चला गया, ऑडिट में ज्वाइन किया। वहाँ भी 7 साल रहा, मुझे रेल ऑडिट मिल गया था। तो रेल ऑडिट में मैं रहा 7 साल। अब मैंने IAS प्री का भी दिया, 1 साल क्वालिफाई भी किया, फिर मैंने दिया, मेन नहीं क्वालिफाई कर पाता था। तो अब मैंने कहा कि अब क्या करें। PCS का जो है, मतलब MP PCS का, क्योंकि जबलपुर में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैंने अगर ना उधर जाते ना MP PCS की तरफ रुझान हाँ, बनता। तो मैंने पहली बार भरा और पहली बार में सिलेक्ट और हो गए। सिलेक्शन हो गया मेरा। क्या रैंक थी सर उस साल आपकी? रैंक तो ध्यान नहीं है, मतलब काफी वो था। फर्स्ट चांस में तो मेरा वो हुआ था, PO में हुआ था, अच्छा, मतलब प्रोजेक्ट ऑफिसर में हुआ प्रोजेक्ट था। ऑफिसर हुआ। सेकंड चांस में हुआ था डायरेक्ट आप SDO हुए, SDM, SDM। हाँ, जो उत्तर प्रदेश SDM और वहाँ पे हाँ, SDO वो कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते डिप्टी हैं। कलेक्टर हाँ, बोलते हाँ। हैं। तो जब जो है सेकंड उसमें जो है SDM हो गए आप, 94 में, 94 में हाँ, SDM हुए आप, डिप्टी कलेक्टर हुआ डिप्टी था। कलेक्टर। तो जो है अब वहाँ से फिर हमने कुछ दिन तक CDO, वहाँ CO कहलाता है रहे, और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत। तो जैसे जो उत्तर प्रदेश में CDO CDO होता था, CDO के पद पर हाँ, चले गए आप। मतलब एडिशनल कलेक्टर हम्म, विकास होता विकास था। हो गए आप। तो वहाँ से फिर हमें कुछ नेताओं से टकराहट हुई। सर उस तरह वो बताएं कि उस दौरान जब SDM हो गए आप, डिप्टी कलेक्टर हो गए, हाँ, उसके बाद जो क्या क्या टकराहट झेलनी पड़ी, वो जो जॉब की जो चुनौतियां क्या क्या थी सर, उन चुनौतियों के बारे में बताएं हमारे क्या है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबसे अहम एक हमको जो है समय आया कि एक गांव में जन सुनवाई कर रहा था। तो सारे अधिकारी रहते हैं, सभी वहाँ की जनता रहती है, सुनवाई कर रहा था। एक आदमी आया मेरे पास और आ करके, और आदिवासी था, उसने ये कहा कि साहब, ये पट्टा आपने दिया है हमको जमीन का, ये वापस ले लीजिए। पट्टा वापस ले लीजिए। तो हमने कहा क्यों? तो साहब उसका उपयोग हो ही नहीं रहा है, उसमें हमने नल जल योजना का कुआं खुदवा लिया है, और वो देख रहे हैं कि उसके बीच से ही सब दबंग जो है उसी में बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ले जाते थे, ऐसे पतला है उसी बीच से जाता है, तो हम कहाँ बो पाते हैं, तो क्या फ़ायदा है। तो हमने कहा ऐसा है। फिर हमने पटवारी और वो RI को बुलवाया। हमने कहा ये कहाँ जगह है, चलिए। पैदल मैं गया वहाँ, पैदल जा कर के फिर वहाँ जो है देखा तो सचमुच उसके बीच से जा रहा था। और फिर ओरिजिनल रास्ता कहाँ से था, तो पहाड़ी के किनारे था। तो हमने यहाँ से बंद करवाया इन लोग का करके, दोबारा हम आएंगे, अगर हुआ तो आप लोग जानना भाई। तो उसको वो मिल गया, मतलब तो रास्ता बंद कराया, उसको तो जमीन का फायदा मतलब कब्जा दिलवाया वहाँ पर। उसके बाद एक बार मुझे बाढ़ जो है आई थी वहाँ, तो बाढ़ में जो है राहत पहुंचाने के लिए बड़े दूर दूर तक जो है, तो रिमोट एरिया में जाना था, एकदम रिमोट एरिया में जाना था। गाड़ियां नहीं जा सकती थी, पैदल जाना पड़ता, गाड़ियां स्लिप मारती थी, लेकिन मेरा ड्राइवर वहां तक पहुंचाए ले गए। मैं जाकर वहां बांटा 7 दिन तक। एक जगह और हमको जो है डैम टूट गया था, तो वहाँ भी हम पूरे उसमें रहे, प्रोटोकॉल में भी रहे पूरा। जो है कलेक्टर अपने ही थे, राजेश राजौरा करके, उन्होंने हमारे कंधे पर जिम्मेदारी दी थी, तो हमने पूरा बखूबी वो किया। और बल्कि विपक्ष के, बीजेपी विपक्ष में थी, उसके विपक्ष या नेता जो आया था, तो मेरी जिप्सी पर ज़बरदस्ती बैठ के चला गया था। हमने कहा जाओ, मरना तो तुम जाना। कलेक्टर हमारे पर बहुत नाराज हुए, कह के दे दिए। मैं क्या कर सकते साहब, इन लोगों से कह के टकराए हम। तो ऐसा भी होता था हम लोगों के साथ। दबंगई भी कर लेते थे कई बार हाँ, नेता लोग, हाँ, अधिकारियों पर भी दबंगई हो जाती थी कभी उसके कभी। बाद से एक बार और हुआ कि जो है एक छिंदवाड़ा में एक घटना घटी थी कि एक व्यक्ति आया, उसको पत्नी कैंसर हुआ था, और रो रहा था बहुत दिनों से, उसको जो है वो नहीं मिल रहा था पैसा GPF का। और अपने बंगले से निकल रहे थे जाने के लिए ऑफिस, तो गेट पर खड़ा था ऐसे हाथ जोड़कर। मैंने कहा क्या बात हो गई, तो उसने बोला कि साहब ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऑफिस आओ तुम। फिर ऑफिस वाले कहे कि साहब इसके खाते में पैसे नहीं है। हमने कहा कैसे कह रहा है कि ये पैसा नहीं है, ये बता रहा है कि हम पैसा लिया ही नहीं है। तो कहा कि नहीं देखिए ना, इसका जो GPF स्लिप नहीं आ रहा। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं ऑडिट में था,
तो उसका फ़ायदा उठाया वहाँ। मैंने वहाँ के ऑडिटर का जो काम जो किया था वो हाँ, काम आया आपका हाँ, अनुभव। अकाउंट अफसर को मैंने चिट्ठी टेलीफोन किया, क्योंकि मैं ऑडिट में ऑल इंडिया ऑडिट वेलफेयर कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, तो सब लोग जानते थे मुझको। तो वहाँ फ़ोन किया कि एक आदमी भेज रहे हैं, इसका बैलेंस लिख करके आप बता देना। वो गया तुरंत उसी दिन, गया के तीसरे दिन आया ग्वालियर से और कहा साहब कि ये लीजिए। तो उसके खाते में 1,32,000 था और 80,000 उसको चाहिए। मैंने तुरंत किया। नतीजा ये हुआ कि पत्नी का ऑपरेशन करा लिया था। एक बार मैं ऐसे भोपाल से बस से वहाँ छिंदवाड़ा जा रहे थे। हाँ छिंदवाड़ा गए इंस्पेक्शन में ही, वहाँ लोकल गाड़ी मंगा लिए थे। फिर पांडुना से जा करके हमको गाड़ी में बैठना था बस में, तो खड़े थे कुछ लोग खड़े थे, तो उसको पता चला था वो कहीं कि साहब ही आए हैं, तो भाग के आया मिलने के लिए। धीरे धीरे बड़ी भीड़ हो गई थी, लेकिन वो आया, फिर पैर पकड़ा। तो मैंने कहा क्यों पैर पकड़ रहे हो? तो कह रहे कि साहब आप पहचान नहीं रहे हैं मुझे। तो हमने कहा क्यों पहचाने भाई, कि इतने लोगों में किसको पहचाने किसका? किसको छोड़ दे। तो एक आदमी बताया साहब ये वही व्यक्ति है जिसका आपने, उसकी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, आपने सैंक्शन किया तो हो गया उसकी पत्नी। तो ये हमको बड़ा खुशी हुई थी। उसके बाद से गलत काम कराने के लिए वहाँ का पालक मंत्री जो था, एक जो है तो बीजेपी का है, नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन उससे हमारी टकराहट हो गई एकदम से। फिर उसका हिसाब से छिंदवाड़ा से मेरा ट्रांसफ़र हो गया। फिर बालाघाट आए। फिर बालाघाट में नेता जो है नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरी ससुराल थी वहाँ, तो नेता नहीं चाहते थे कि वहाँ रहे, कुछ ना कुछ उसको करते थे। बिगाड़ते रहे। तो नहीं ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे। वे कलेक्टर आकाश त्रिपाठी थे, तो कहे कि जो है उनको अधिक मेरे बारे में मालूम था कि हाँ ये इस तरह का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम आपको चार्ज कोई ना कोई दे देंगे, आप इंतज़ार करो। ठीक है, अभी दौड़ रहे हैं ना। उससे पहले हमने कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगा दिया था। हाई कोर्ट में हुआ कि इन लोगों ने जैसे बताया जज को कि ये इसलिए जाना चाहते कि इनकी ससुराल है, तो जज एकदम भड़क गया कि इंटेंशनली इनको प्रताड़ित करने के लिए ये साला ऐसा कर रहे हैं लोग। तो उन्हें स्टे दे दिया, स्टे दे दिया। उसके बाद से स्टे के बाद से शासन से आए एक प्रतिनिधि की स्टे वैकेंट करा दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इसका पहले आदेश यथावत करके आइए तब करेंगे। हालांकि फटकार भी लगाया जज ने, तब जाके हुआ। फिर मैंने बालाघाट में रहा। बालाघाट के बाद से फिर मुझे जो है फिर उसे टकराहट में ही पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों नेताओं से लड़ रहे हैं? तो हमने कहा मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो जेनाइन कर रहा हूँ। तो कहे कि आप जहाँ जाना चाहते। मैं भोपाल चला गया मुझसे, और भोपाल में लास्ट हमारी डायरेक्टर पद से हम रिटायर हो गए। मतलब कभी डीएम बनने का मौका नहीं मिला? आईएएस अवार्ड होता तब तो डीएम होते हैं। अच्छा। के पूरे जॉब की जर्नी, आपकी एजुकेशन की जर्नी, सफर, अब जो है आप रिटायर हो चुके हैं। हाँ, उसके बाद अब आगे की क्या रहा है? देखिए आगे हम सोशल मूवमेंट में जुड़ गए हैं सीधा सीधा। अभी एक बहुजन सोशल फ्रंट था, उसका मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष था। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ पॉइंट आए थे, तो उसमें हमने रिजाइन दे दिया, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलते हैं बहुत। तो उसमें उन लोगों ने जो है थोड़ा सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डे पर ही वो था, तो एक महिला थी वो भी बैठी थी स्टेज पर, तो उसका अनाउंस में उन लोगों ने बोला कि ये तेली साहू समाज की हैं। तो ये मुझे बुरा लगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी के जातिगत शब्द में वो नहीं करेगी, कैसे किया। फिर मैंने जो है वो वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया, कि ऑब्जेक्शन किसी की करके जाति लेकर यहाँ पर काम ना स्टेज किया। पर मैं खड़े होकर बोल रहा था। फिर ये जो नेशनल प्रेसिडेंट थे कि आप आगे बढ़िए, तब मुझे बुरा लगा कि भाई आप हमको इसे स्टेज पर है, कैसे आगे बढ़िए, कैसे बोल सकते हो। फिर मैंने रिजाइन दे दिया। आगे बढ़िए मतलब आगे कहिए या जगह छोड़कर आगे नहीं बढ़िए? नहीं, आगे बढ़िए, मतलब अगली बात करिए, इसको पढ़े इस लिखे, इस मुद्दे को छोड़िए। हाँ, तो ये नहीं बोल सकते हैं। हम स्टेज से बोल रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये शब्द बोलना उचित नहीं है। हाँ, आप कहते मतलब हैं कि ठीक है सर, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है क्या इस मुद्दे पर तो लेकर? मैं जैसे इस्तीफा दिया, तो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दे दिया, उत्तर प्रदेश के भी प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, उस संघ से दे दिया। हाँ। कहीं ना कहीं आपको लगा कि अब यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है हाँ, संघ के अंदर। और दूसरी चीज़, अभी मैं कैडर भी ले रहा हूँ समाज का। दूसरी चीज़ की जितने भोपाल में सोशल मूवमेंट वाले और संगठन हैं, सब हमको बुलाते हैं एक जगह
संरक्षक बना दिया गया है। ऑल इंडिया मैंने नेशनल ऐसे करके है, संयुक्त SC ST OBC महासंघ बनाए हैं, तो उसका संरक्षक बनाए हैं लोग। और अभी लेटेस्ट एक KR नारायणन साहब ने बनाया था संगठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद। तो अगला प्रश्न आपसे ये है सर कि प्रमोशन में आरक्षण नीति क्या है, सही है या गलत, इसके बताएं। देखिए, गवर्नमेंट ने जो पहले क्या विचार रखते हैं प्रमोशन में आरक्षण, बता रहे हैं आपको। गवर्नमेंट ने जो है ये आरक्षण जो प्रमोशन के लिए दिया था, उसका मेन कारण ये था कि अभी SC ST OBC के लोग ऊंचे पद पर कहीं नहीं है, बहुत कम है परसेंटेज। ये भी कि रोस्टर बनाया तो रोस्टर भी जिसने बनाया प्रमोशन के लिए, तो वो भी गलत बना है। उस रोस्टर का भी मैं विरोध करता हूँ। रोस्टर का विरोध है। हाँ, इसलिए हम बता दें कि जनसंख्या OBC की लगभग 55% से ऊपर, ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर आता है SC, थर्ड पर ST आता है। मिला करके सब इनकी जो है संख्या जो है 80% के लिए, 85%। हाँ, वो तो मान लिया जाता है। हाँ, माइनॉरिटी भी कुछ उसमें है। अब जो है सबसे पहले आरक्षण में मौका देना है, तो रोस्टर इसलिए बना था कि उसमें मौका मिले इनको, बैकलॉग पूर्ति हो। तो उसमें जो है पहला पोस्ट होनी चाहिए प्रमोशन का, किसका? OBC का, ज्यादा में है। सेकंड होना चाहिए SC का, थर्ड होना चाहिए इनका, तब जनरल का आना चाहिए। परंतु जिसने रोस्टर बनाया, रोस्टर में जो पहला और दूसरा नंबर जो है जनरल का रखा है, सेकंड पर आता है SC का या ST का, फिर उनका जनरल का आ जाता है। तो ये तो सीधे सीधे इम्पार्शियलिटी है ये, और ये कभी भी हमारे आरक्षण की पोस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। होना ये चाहिए था कि जनसंख्या जिसकी जो है उसके जितनी ऊपर जनसंख्या उस आधार पर उनको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। और इसी बीच में फिर एक क्रीमी लेयर की बात आ गई। क्रीमी लेयर, हाँ। तो क्रीमी लेयर का जो बात है, तो क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, परंतु सबसे पहले पोस्टों को तो फिलअप कर लें, ठीक है। नहीं तो पता चला कि क्रीमी लेयर के बाद से फिर जो SC ST के, ऐसा नहीं है। देखिए, आरक्षण जो है उसका मेन जो है आधार है सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक रूप से तो आप नहीं बढ़े हैं, सामाजिक दोनों हैं। राजनीतिक तो अलग से राजनीतिक को लाभ दिया गया है, राजनीतिक लाभ अलग से दिया गया है। वो 10% का जो है मतलब वो है, उससे तो वो रहे ना रहे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वो लोग जाते हैं तो हमारे वर्ग के हाँ नहीं करते हैं, तो वो हम उससे हमें फायदा क्या है ना। वो तो जाकर के पार्टी के हाथ उठाते हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रमोशन में जब तक पूरा, जैसे मान लीजिए कि उसमें किसी विभाग में डायरेक्टर की 2 पोस्ट है, किसी विभाग में डायरेक्टर की 1 पोस्ट है, तो उसमें तो कोई SC ST पहुंच ही नहीं पाएगा। रोस्टर के हिसाब से पहला और दूसरा नंबर जनरल ले लेगा तो वही रह जाएगा, फिर कहाँ इनको मिलेगा। तो ये प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए, रोस्टर भी फिर से बनना चाहिए, और जब तक ये बैकलॉग की पूर्ति नहीं होती तब तक बाकी का प्रमोशन रोक देना चाहिए। सर, एक और क्वेश्चन है कि SC ST में क्रीमी लेयर की बात बहुत चली है पिछले दिनों। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या समझते हैं आप, SC ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अभी स्थिति ऐसा नहीं है कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाए यहाँ, क्योंकि भाई अगर कोई बन गया है तो सोशली तो नहीं डेवलप हुआ है, सोशली डेवलपमेंट नहीं हुआ, आर्थिक रूप से भी अभी उतना डेवलप नहीं है। हाँ, आर्थिक भी उनके सामने जो है, अगर हम आर्थिक को छोड़ भी देते हैं, मान भी लें कि हाँ ठीक है इसका आधार पर होना चाहिए, लेकिन सोशली एक आज भी एक कम पढ़ा लिखा सवर्ण और एक अधिकारी, अच्छा पढ़ा लिखा अधिकारी को भी नाम लेकर के अरे वही तो है बुला देता है। हाँ, बुला देता है। और आपको जैसे आप भी देखिए समाज में कितने कहीं घोड़ी चढ़ने पर रोक लगाई जाती है, चाहे कितना बड़ा, कई अधिकारियों IPS तक को इस रोक लगाई गई,
मतलब आप चाहते हैं पहले सामाजिक बराबरी हो तब तब, जाके हाँ। क्रीमी लेयर लागू किया जाए। हाँ। लेकिन मान लीजिए एससी में ही अगर क्रीमी लेयर लगाया जाए, मान लीजिए उन्हीं के भाई जो है हम्म, दबे कुचली परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिलता, एक आईएएस का बेटा पुनः आईएएस बन जाता है, तो क्या ये गलत प्रक्रिया में नहीं लग नहीं, रहा? क्या अब लग एक रहा चीज है आप कि उनको बताइए। पूरा अवसर मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि आईएएस का लड़का ही आईएएस बन जाता है। प्रश्न ये है कि जो नहीं उनकी सामाजिक परिवेश बदल चुका है। नहीं, देखिए, सामाजिक परिवेश से नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से गरीब घर के बच्चे भी पढ़ जाते हैं और आईएएस बनते हैं। हमारा ये कहना है कि उसको उसके बजाय आप जिनको चाहते हैं कि ये आ जाए वहाँ, उनको फुल मतलब सुविधाएं दीजिए, कोचिंग दीजिए, उनको जो है कापी किताब दीजिए, उनको रहने की फैसिलिटी दीजिए। दी जा रही हैं जो सरकारों द्वारा काफी नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिया जा रहा है, ये कहने के लिए नाम के लिए है ये। नाम के लिए हाँ, है। ये आपको अभी हमने उस व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास नहीं हाँ है। नहीं है, हमें नहीं है और नहीं दी गई है, कहीं भी नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो स्कॉलरशिप मिलता था उसको तक को रोक दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इन प्रश्नों का जवाब दिया। और 777 स्टार पे मैं बात कर रहा था श्री राजेंद्र प्रसाद जी से, जो डायरेक्टर रहे एमपी सरकार में और रिटायर हुए, उसके बाद ये सामाजिक कार्यों से जुड़ गए। ऐसे ही और लोगों से हम बातें करते रहेंगे। न्यूज़ 777 आपका जोरदार स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।